हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंसान अपने जन्म से ही एक निश्चित पोजीशन में होता है। यहाँ पर पोजीशन का अर्थ इंसान के नौकरी, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति व रुतबे से है। आपके जन्म के समय से ही यह तय होता है कि आप बड़े होकर अपने कैरियर में कितने अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकते हो तथा उस पोजीशन से आगे बढ़ना नामुमकिन तो नहीं होता है, परंतु मुश्किल जरूर होता है। इसको हम दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। संजय दत्त जब पैदा हुआ था तो यह बात बचपन से ही फिक्स हो गया था कि यह लड़का बड़े होकर हीरो बनेगा, क्योंकि फिल्मों में काम दिलाने के लिए बचपन से ही एक बड़ा नाम उसके सिर पर मौजूद था। संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त एक हीरो थे और उसकी मां नरगिस भी एक हीरोइन थी। जब आपके माँ बाप की स्थिति बचपन से ही अच्छी होती है तो यह बात लगभग फिक्स हो जाता है कि बड़े होकर आप एक अच्छी जिंदगी जीने वाले हो, इसकी पूरी गारंटी है आपको। अब हम दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना इनके लिए कितना मुश्किल था संजय दत्त की तुलना में। जहां पर संजय दत्त को बैठे बिठाए उसके पिताजी उसके लिए फिल्म बना के दे दिए, दूसरी तरफ जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे और मनोज वाजपेयी थे, सबसे पहले तो शुरुआत में एक्टिंग सीखने के लिए भी उनको बहुत भारी भरकम मेहनत करना पड़ा था। एक्टिंग वो सीख लिए, उसके बाद जब मुंबई आए तो मुंबई में ऑडिशन देते समय भी अक्सर ऐसा होता था कि कई बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी रिजेक्ट होते थे, मनोज वाजपेयी भी रिजेक्ट होते थे। कई बार ऐसा होता था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑडिशन को पास तो कर लेते थे परंतु बहुत छोटा मोटा रोल मिलता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सबसे पहले अपने रोल की शुरुआत सरफरोश मूवी में किया था, जहां पर आमिर खान के सामने वो क्रिमिनल के रोल किए थे। उसके बाद आपको मुन्ना भाई MBBS का वो चोर वाला सीन तो याद ही होगा ना, जिसमें कि सुनील दत्त एक चोर को पकड़ लेते हैं। वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ही काम किया था। इस प्रकार से ऐसे करते करते नवाजुद्दीन सिद्दीकी छोटा मोटा काम करते हुए आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनको रोल मिला तब लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अच्छे से पहचाना और उनको कुछ अच्छे रोल मिलना चालू हुए। परंतु फ्रेंड्स, हम आज के दौर में भी देखते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी आज भी संजय दत्त की तरह एक बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में नहीं बन पाए हैं। क्यों? क्योंकि बचपन के पोजीशन से ही आपको फिक्स हो जाता है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना आगे नहीं बढ़ सकते हो। यही हमको संघर्ष आज इन दोनों कलाकारों को जिंदगी में देखने को मिलता है। ये दोनों कलाकार को मूवी में काम तो मिल गया, लेकिन मूवी में काम मिलने के बाद भी हम देख रहे हैं कि संजय दत्त की तरह ये बहुत ऊंचा ग्रो नहीं कर पाए हैं। इसी तरह से बात हम क्रिकेट की भी कर लेते हैं। आप सुनील गावस्कर तो अच्छे से जानते होंगे, परंतु उनके लड़के रोहन गावस्कर का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं सुनते। आप सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन उनका लड़का है अर्जुन तेंदुलकर। ये दोनों क्रिकेटर अपने पिता की तरह महान तो नहीं बन पाए, लेकिन चूंकि इनकी शुरुआत एक अच्छे जगह से हुई थी, इनकी बचपन की जो पोजीशन थी बहुत अच्छी थी, उससे इन दोनों क्रिकेटरों को फायदा मिलता है कि अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस टीम में जगह मिल जाती है और रोहन गावस्कर को भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाता है। अब भले ही रोहन गावस्कर क्रिकेट खेलने के बाद आगे नहीं बढ़ पाए तो वहां पर उनका टैलेंट कुछ कम साथ दिया, यह तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन बचपन के अच्छे पोजीशन के चलते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह मिला है, हमको यह भी मानना पड़ेगा। और कल को आप देखते तो जाइए, अभी अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की टीम में खेल रहा है, कल को देखिएगा इंटरनेशनल टीम में भी 1 साल 2 साल बाद इसको जगह मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि बचपन की अच्छी पोजीशन है, बचपन की अच्छी पोजीशन का फायदा इन दोनों क्रिकेटरों को मिलकर रहेगा। यही एग्जांपल हम गुंडागर्दी के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज देखा है? वहां पर आपने कालीन भैया को तो देखा ही होगा। कालीन भैया के एक लड़के थे मुन्ना भैया, आपने देखा है?
कि कालीन भैया को गुंडागर्दी का साम्राज्य स्थापित करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन जो मुन्ना था उसको बैठे बिठाए घर में ही मिर्जापुर की गद्दी मिल गई थी। और मिर्जापुर की गद्दी मिलने के चलते वो कितना खूंखार तरीके से गुंडागर्दी करते दिखाता था। आपने मिर्जापुर वेब सीरीज में देखा है ना, कहीं भी बारात में घुस जाता था, नाच गाना करते करते फायरिंग कर देता था, और गलती से दूल्हे की मौत भी हो जाती थी तो कोई उसको गिरफ्तार करने सामने नहीं आता था। कॉलेज में कैसे गुंडागर्दी पूर्वक चुनाव लड़ता था और आराम से वो जीत जाया करता था। और तो और पूरे शहर में कैसे गुंडागर्दी का आतंक मचा के रखा था। क्यों मचा के रखा था? क्योंकि मुन्ना के पास मिर्जापुर की गद्दी थी, और मिर्जापुर की गद्दी कालीन भैया उसके पिताजी से उसको मिली हुई थी। यही से हमको पता चलता है कि आपका जन्मजात पोजीशन अच्छा होगा तो आप एक निश्चित जगह पर पहुंच सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आप पहुंच जाएंगे। यही एग्जाम्पल हम वकालत के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे वकीलों को भी जानता हूं जो कि बहुत बड़े वकील के खानदान से मौजूद है और उनके 5 पीढ़ी तक वकील है। लेकिन आप सभी के जानकारी में भी आपने ऐसे बहुत सारे वकीलों को देखा होगा जिनके पिताजी भी वकील हैं और जिनके लड़के भी वकील हैं। इस प्रकार के वकील खानदान का देखना हमारे समाज में बहुत ही कॉमन बात है। आपने खुद कितने वकील खानदान ऐसे देखा है जिसके पिताजी भी वकील हैं, उनके लड़के भी वकील हैं? आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपके पिताजी वकील हैं तो बचपन से ही आप एक ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां पर वकालत करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है, और आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि आपके घर में कानून की पुस्तकों का भंडार पड़ा हुआ है। ऐसे में आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जागते जाएगा कि आप बहस करने में अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं LLB में एडमिशन ले लेता हूं। और इसी प्रकार से वकील के घर में और भी नए नए वकील इसी तरीके से पैदा होते जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए वकील बनना बहुत आसान काम होता है। लेकिन एक गरीब घर के लड़का को सबसे मुश्किल काम तो यही पड़ेगा कि LLB करने के लिए फीस का इंतजाम कहां से करें। फीस का इंतजाम वो कर भी लिया तो अपने हर महीना के खर्चा के लिए पैसों का इंतजाम कहां से करें। लेकिन जो एक वकील खानदान का लड़का रहेगा उसके पिताजी उसको फीस देंगे, उसके पिताजी हर महीने उसको खर्चे के लिए पैसे भी देंगे, जिसके चलते आराम से वो अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सकता है और बहुत आराम से वो वकील बनने में कामयाब हो भी जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में भी ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि जिसके भी पिताजी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वहां पर उसके लड़के भी हमेशा से कुछ न कुछ गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि उनके लड़के 1 नंबर के गधे भी हैं, पढ़ाई में कमजोर भी है, तो भी ऐसे परिवार के जो लड़के होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में जगह मिल जाया करती है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं। जो भी सरकारी कर्मचारी रहेगा उसको जुगाड़ का काम बहुत अच्छी तरीके से आता है। जुगाड़ के काम के तहत मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी विभाग के लिए मान लीजिए 10 वैकेंसी निकलता है, तो इन 10 वैकेंसी में से जो 10 होते हैं वो तो आम जनता के लिए होते हैं। आम जनता को तो केवल 10 वैकेंसी के बारे में पता रहता है कि इस विभाग में 10 वैकेंसी है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल होता है कि 2 वैकेंसी इंटरनल वैकेंसी होता है जिसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरियों में इंटरनल वैकेंसी नाम का भी चीज होता है। वहां पर ऐसा होता है कि जो ऑफिस में जो काम करने वाला जो ऑफिसर है या कर्मचारी है, या तो उनके ही परिवार में वो बांट दिया जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, या तो फिर ऐसा भी होता है इन इंटरनल वैकेंसी में कि उस विभाग का ऑफिसर किसी दूसरे व्यक्ति से 10 लाख 15 लाख लेकर इसको नौकरी देने का काम करता है। भ्रष्टाचार इसी तरीके से तो होता है सरकारी नौकरियों में। जी हाँ दोस्तों, अभी जो भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूँ और जो इंटरनल वैकेंसी की बात बता रहा हूँ, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। और यह कहाँ होता है यह भी बताता हूँ। जो कोल इंडिया कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, इसकी जो सब्सिडीज 9 कंपनियां हैं, उन 9 कंपनियों में एक कंपनी ACCL भी होता है। ACCL में भी हमेशा इंटरनल वैकेंसी निकलती है, लेकिन लोगों को पता चलता नहीं है। WCL में भी इंटरनल वैकेंसी निकलती है, लोगों को पता चलता नहीं है। खुद मेरी गर्लफ्रेंड मिश्रा मैडम का भी जॉब लगा था ACCL में, इसी प्रकार के इंटरनल वैकेंसी के चलते ही उनका लगा था। ये तो कुछ अच्छे व्यवसाय और कुछ अच्छे नौकरियों की मैंने आपके सामने बात किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर खराब पोजीशन की बात करना है तो एक पंचर वाले की भी बात करना जरूरी है और एक पंचर वाले के 10-10 लड़के की भी बात करना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके पिताजी छोटे मोटे चाय का ठेला चलाते हैं, मान लीजिए कि आपके पिताजी पंचर वाले हैं
और आप उनके घर पैदा हुए हैं और आप लोग 10-10 भाई बहन हैं, तो फिर वहां पर होता यह है कि आपके पिताजी का घर खर्चा चलाना तक बहुत मुश्किल से चलता है। तो फिर आपके पिताजी आपके पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? और पढ़ाई लिखाई में मान लीजिए आप अच्छे नहीं भी हैं, तो आप एक नया दुकान खोलने के लिए 5 लाख 6 लाख का इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा ना। तो फिर ऐसा ही होता है, आप बचपन से ही खराब पोजीशन में पैदा हुए हैं, तो खराब पोजीशन के चलते आपको गरीबी बर्दाश्त करना पड़ा है बचपन में। यही गरीबी का चक्र आगे भी आपके चलते जाएगा। जब आप बड़े होगे तो होगा क्या? आपके पिताजी आपके भाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके चलते होगा ये, आप कहीं कोई दुकान में छोटा मोटा काम करना चालू करेंगे, कहीं कोई कंपनी में छोटे मोटे काम करना चालू करेंगे। उसके बाद होगा ये कि जो पैसा मिलेगा उस पैसे से ही अपना केवल खर्चा चलाने के लिए आपको पैसा होगा। उसके बाद आप अपने एक्स्ट्रा शौक पूरा कर ही नहीं पाओगे, और एक्स्ट्रा शौक पूरा कर ही नहीं पाओगे तो यही फिर बात आगे बढ़ते जाएगी कि आपकी भी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे। फिर उस वजह से ही होगा कि जिस तरीके से आपके पिताजी एक चाय वाले पंचर वाले गरीब थे, बचपन में आप भी गरीब थे, आपके भी जो बच्चे पैदा होंगे वह भी गरीब ही होंगे, क्योंकि आप भी अपने बच्चों के ऊपर खर्चा नहीं कर पाओगे, उनको भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको राजनीति का एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। इससे आपको जन्मजात पोजीशन का महत्व बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। मान लीजिए कि आप एक मुख्यमंत्री के लड़के हो और बड़े होकर चुनाव लड़ने के पश्चात आप एक मुख्यमंत्री बन जाते हो, तो फिर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन कल को अगर आप ऐसा होता है कि कल को चुनाव लड़ने के पश्चात आप देश के प्रधानमंत्री बनते हो, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। अब इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल भी आपको देना चाहता हूं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे और स्टालिन भी मुख्यमंत्री है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी में न्यूट्रल काम किया है। लेकिन कल को स्टालिन भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर आपके पिताजी एक मुख्यमंत्री है और आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसमें भी जीत नहीं पाते हैं, तो यह बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी। लापरवाही के संबंध में बहुत बड़ी शिक्षा हमको गुरु चाणक्य देते हैं। एक बार चाणक्य ने ऐसा किया था कि जो चाणक्य के जो चेले थे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में एक राजा को हराया था। तो फिर युद्ध में जब उन्होंने राजा को हराया था, उसके पश्चात चाणक्य का कहना था कि अपने जिंदगी में सफल हुए इंसान से हमको प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि किसी ऐसे इंसान से प्रेरणा लेनी चाहिए जो कि अपने जिंदगी में लापरवाही पूर्वक व्यवहार किया हो। यह राजा तुझसे युद्ध में हारा है तो लापरवाही पूर्वक व्यवहार के चलते ही युद्ध में हारे हैं। जाओ चाणक्य, इसके पास जाके तुम शिक्षा लो कि तुम युद्ध में क्यों हारे हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स को भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि लोगों की सफलता से ज्यादा लोगों की लापरवाही से सीख लीजिए, और आप भी तय कर लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में लापरवाह कभी ना बने। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को यह समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी फील्ड में बड़े होकर कैरियर के क्षेत्र में कुछ भी काम करना चाहते हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर आप कैरियर के फील्ड में अपने पिताजी के बराबर पोजीशन में पहुंच जाते हैं, अपने पिताजी के बराबर कमाई करना चालू कर देते हैं, तो आपने न्यूट्रल काम किया है। यह तो होना ही था, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है आपने। लेकिन आप अगर अपने पिताजी से आगे बढ़ चुके हैं तो फिर याद रखिए कि आपने जिंदगी में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। अपने पिताजी से आगे बढ़कर आप अपनी जिंदगी में सफल हो चुके हैं। आप मान लीजिए आप इस सफलता के ऊपर गर्व भी कर सकते हैं, घमंड भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। परंतु आप अपने पिता से निचली पोजीशन में आकर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को केवल चलाते जा रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लापरवाही पूर्वक फैसले किए हैं। इसलिए आज आप वर्तमान में अपने पिता से निचली पोजीशन पे मौजूद हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अपने आस पड़ोस में देखा है। मैं खुद एक ऐसे तहसीलदार के लड़के को जानता हूं जो कि चपरासी का भी कहीं पोस्ट खाली होता है, कहीं वैकेंसी खाली होता है, तो वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करता है। और तो और मेरा खुद का दोस्त उदित नेरोजी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उदित नेरोजी की पिताजी डिप्टी कलेक्टर हैं और वह खुद
छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म भरता है, मतलब कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरता है, उसमें भी वो फाइल हो जाता है। बहुत सारे रेलवे के ग्रेड 3 एग्जाम का फॉर्म भरता है, उसमें भी वो फाइल हो जाता है। इसी प्रकार के एग्जाम्पल हमको बहुत सारे मिलेंगे कि उसके पिताजी बहुत अच्छे पोजीशन में थे लेकिन उसका लड़का अच्छा पोजीशन नहीं पहुंच पाया। उसका रीजन यही होता है, आपने अपनी जिंदगी में लापरवाही बरता है। लापरवाही के चलते आपको ऐसा हो रहा है कि आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी के साथ साथ आपको टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। यह तो आप ही की गलती से हुआ है ना कि आपने पिताजी के बराबरी नहीं कर पाए। आप अपने पिताजी से वर्तमान में छोटे पोजीशन में है। यहाँ पर मैं आपको लापरवाह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जिनका आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं था, जिनका घर परिवार बहुत खराब कंडीशन में था, तो भी वह अपने पिताजी से बहुत आगे बढ़ गए। और तो और भारत के एक पिताजी से बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि इस देश में एक चाय वाले का लड़का भी ऐसा हो चुका है कि प्रधानमंत्री बन चुका है। आप जानते हैं कि कौन चाय वाले का लड़का प्रधानमंत्री बना है? आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इसलिए दोस्तों, अगर आप गरीब घर भी पैदा हुए हैं तो तय कर लीजिए कि आप चाय वाले के लड़के की तरह ही जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत कीजिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री ही बन जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।